माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग करने चल रहे हैं CHSL 2020 के जितने भी फेलर्स पूछे गए थे वो सारे के सारे। अच्छा, एरर्स सारे हम लोग करा चुके हैं। CHSL 2020 में करीब 36 सेट आए थे, जिसमें एरर के, इम्प्रूवमेंट के और फेलर के सबके दो क्वेश्चन थे। तो मतलब इन तीनों ही सेगमेंट से 72 क्वेश्चंस करीब आए थे। और एरर के सारे 72 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 2 वीडियोज़ में वो अवेलेबल है, पहले ही इसको करा चुका हूँ। उसी समय मैंने बोला था कि हम फेलर्स पे इसी तरह का सेगमेंट डालेंगे। तो आज हम लोग फेलर्स करने जा रहे हैं और सारे के सारे 72 फेलर्स एक बार में नहीं हो पाएंगे, ये 2 बार में करूँगा। 36 फेलर का एक सेट होगा और 36 फेलर का एक सेट होगा। तो आज हम लोग फर्स्ट 36 फेलर्स करने चल रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डिस्कशन। और देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है फेलर का, जो सेट 1 में आए थे, सेट 1 में पहला और दूसरा सेट 1 का है। ऐसे सेट वाइज मैंने सेट किया है। पहले सेट के 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड होंगे, दूसरे वाले सेट में तीसरा और चौथा होगा, तीसरे सेट वाले क्वेश्चन 5वें और 6वें वाले होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सबके सब हैं। तो एक एक करके इनको देखते चलते हैं। अब एक बात और आपको बता दें, फिलर्स का क्वेश्चन करने के पहले कुछ ज़रूरी बातें हम लोग कर लेते हैं कि फिलर के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो जब भी हम फिलर का क्वेश्चन करेंगे तो इसमें 2 सेगमेंट काम करते हैं। ठीक है, एक सेगमेंट काम करता है इसमें ग्रामर का। जब भी आप फिलर लेंगे किसी भी सेंटेंस में से, जो खाली जगह होगी, जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें एक तो ग्रामर लगेगी। ठीक, और दूसरी बात, ग्रामर के अलावा आपको कंटेक्चुअल सेंस लगेगा। ठीक है, कंटेक्चुअल सेंस का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर क्या कंटेक्स्ट है, सेंस क्या है कंटेक्स्ट में। देखिए, वर्ड वहाँ पे सूटेबल 2, 3, 4 हो सकते हैं, जो ऑप्शन दिए हैं 4 के चारों मीनिंग में सूटेबल हो सकते हैं, लेकिन वहाँ कंटेक्स्ट में कौन सूटेबल है। जैसे मान लीजिए आने की बात होती है तो आने के लिए कम भी लगता है, अराइव भी लगता है, अप्रोच भी लगता है। अब मान लीजिए जैसे स्टेशन है, स्टेशन पर ट्रेन आती है तो हम लोग कम नहीं यूज़ करते, तब क्या लगाते हैं, अराइव यूज़ करते हैं। ठीक है, घर पे कोई मेहमान आया है तो हम अराइव नहीं यूज़ करते, तब कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई त्यौहार नज़दीक आ रहा है तो अप्रोच यूज़ करते हैं, अराइव नहीं यूज़ करते, ना कम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से कंटेक्स्ट क्या है, किस कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल है, ये देखना होगा। और दूसरी बात, उस वर्ड की ग्रामर चेक करनी पड़ेगी। सपोज कि हैज़ के बाद कोई वर्ब लगानी है तो वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, टू के बाद कोई वर्ब लगानी है तो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब लगानी है तो आईएनजी जेरेंट फॉर्म में आ जाएगी। ये थोड़ी इसमें ग्रामर भी चेक करना होता है कि वर्ब वगैरह की कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंगुलर लगेगी, प्लूरल लगेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या लगेगी। दूसरे, वहाँ पे जो वर्ड यूज़ करना है वो किस कंटेक्स्ट में हमें यूज़ करना है। और नीचे जो 4 ऑप्शन है, कौन सा इस कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो इसी आधार पर हम लोग सारे के सारे 36 या 72 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आई विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, नहीं, मैंने क्वेश्चन आधा पढ़ दिया। पूरा क्वेश्चन क्या है कि इट इज़ क्लेम्ड दैट, ठीक, इट इज़ क्लेम्ड दैट इफ़ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन। और ये कहा गया था कि अगर आप ये वाली होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो यार एक कीवर्ड यहाँ पर क्या हुआ, मेडिसिन, ध्यान रखिएगा। इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, एक कोरोना वायरस है। ठीक, एक मेडिसिन की बात है, ये कोरोना वायरस की बात है। और जो भरना है उसके पहले विल लगा है। विल लगा है तो फॉर्म के लिहाज से हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब ये अलग बात है कि 4 की चारों वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म में दी हैं। अगर यहाँ कोई सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में दी होती तो हम उसको हटा देते। ठीक है, चारों ही फर्स्ट फॉर्म में है, तो अब हमें क्यों क्या देखना पड़ेगा, ग्रामर से 4 की चारों ठीक हैं। दूसरा हमें जो रेफरेंस लेना है वो क्या लेना है, कंटेक्स्ट का लेना है। कंटेक्स्ट का रेफरेंस लेंगे तो यहाँ मेडिसिन और कोरोना वायरस के संदर्भ में आ रहा है। तो इम्यून दवाई हमको क्या करती है, किसी वायरस के अगेंस्ट इम्यून करती है, ये कंटेक्स्ट में ठीक है। फोर्टिफाई होगा नहीं बच्चा, क्योंकि फोर्टिफाई का मतलब होता है ना, किसी चीज़ को मजबूत करने के लिए आता है।
बाहर से मजबूत करना, ठीक है। और रेनफोर्स मतलब कुछ जोड़ जाड़ के मजबूत करना, ये चीज़ नहीं होगी। और शेल्टर का मतलब शरण लेना होगा, ये ऑप्शन में नहीं आएगा। मेडिसिन के रेफरेंस में, मेडिसिन के कंटेक्स्ट में और बीमारी के कंटेक्स्ट में यहाँ जो वर्ड था वो कौन सा था? इम्यून सुटेबल वर्ड था, इसलिए ऑप्शन ए होगा। तो हमेशा कंटेक्स्ट और ग्रामर दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के चलेंगे तो फिलर कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव ज्योति, ठीक, देव ज्योति शार्ट एम्बिशन फिल्म, देव ज्योति ने एक शार्ट एम्बिशन फिल्म बनाई थी, एनिमेशन फिल्म बनाई थी। आगे लिखा है हाइलाइट्स, हाइलाइट्स का मतलब क्या हुआ? ये वर्ब में एस लगा हुआ है। हाइलाइट्स द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन रिच एंड पुअर ऑफ इंडिया, तो ये रिच और पुअर के बीच के किस चीज़ को बहुत ज़्यादा, डिफरेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है। तो अब यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैनर हमें यूज करना है, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच की चीज़ों को, बीच के अंतर को बड़े डैश ढंग से हाईलाइट करती है। अब ये बड़े डैश ढंग से हाईलाइट करना मतलब माइनर हो गया। माइनर में देखो कि स्ट्रिक्टली देखो, अगर कोई दर्द भरी बात है, अमीर और गरीब के बीच के अंतर को वो स्ट्रिक्टली हाईलाइट करेगी या पॉइग्नेंटली हाईलाइट करेगी या केयरलेसली हाईलाइट करेगी या स्वीटली हाईलाइट करेगी। तो इसमें सेंस क्या आ रहा है? पॉइग्नेंटली। पॉइग्नेंटली का मतलब होता है बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से। मर्मस्पर्शी ढंग का मतलब क्या होता है? जो हमारे दिल को छू लेता है, ठीक है। तो अमीरी और गरीबी इन सब का वर्णन करेंगे तो बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही मर्मस्पर्शी होता है। तो वर्ड तो यहाँ सबके सब एडवर्ब ही यूज़ किए गए हैं, लेकिन सबसे सूटेबल कौन है? पॉइग्नेंटली, ठीक है ना। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों ठीक थे, चार के चारों क्या हैं? एडवर्ब हैं। तो ग्रामर तो कोई मदद मिली नहीं ग्रामर में से। अब हमें क्या देखना था? कंटेक्स्ट देखना था। तो कंटेक्स्ट यहाँ पर सबसे अच्छा किसका है? पॉइग्नेंटली का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहे हैं? इफ़ द टेस्ट बुकलेट्स, ठीक है ना, इफ़ द टेस्ट बुकलेट्स सील इज़ ब्रोकन, जो टेस्ट बुकलेट है उसकी अगर सील खुली हुई है, डैश विद, ब्रोकन या डैश विद तो ग्रामर में क्या लग गया? यहाँ पे विद लग गया। इसका मतलब कि एक ऐसा वर्ड यूज करना है यहाँ पर जिसके बाद विद जरूर आता हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर, तो आप तुरंत इसको इन्विजिलेटर को दिखाइए, ठीक है। तो हमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओपन के साथ विद लगता नहीं, ओपन के साथ विद लगेगा तो साधन दिया जाएगा, ओपन विद नाइफ, ओपन विद स्क्रू ड्राइवर, ओपन विद प्लास, ऐसे कुछ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ओपन के बाद विद लगता नहीं है। टेम्पर्ड के साथ विद लगता है, क्यों? टेम्पर विद का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना, किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करना, कहीं कोई प्रमाण वगैरह है, कोई किताब है, कोई मतलब बिजली का तार वगैरह है, वायरिंग वगैरह है, कोई गज़ट है, उसके साथ छेड़छाड़ करना, तो वो होता है टेम्पर करना। एडजस्ट यहाँ पर कंटेक्स्ट में यूज़ नहीं किया जा रहा है। टेस्ट की बुकलेट को एडजस्ट किया गया हो, ये तो होगा नहीं। टेस्ट की बुकलेट को क्लोज के साथ विद लगाना नहीं है। एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कंटेक्स्ट और ग्रामर दोनों के लिहाज से ठीक है, और वो है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें दोनों की मदद मिली, ग्रामर से भी थोड़ी मदद मिली और थोड़ा कंटेक्स्ट की मदद मिली। तीसरा क्वेश्चन है द ट्रेन इज डैश फॉर बिहार, कोई ट्रेन है बिहार जा रही है, बिहार जा रही तो डेस्टिनेशन के लिए हम क्या लगाते हैं? गो के साथ टू लगाते हैं। जो गो के साथ टू लगाते हैं वही सेम मीनिंग होती है बाउंड के साथ फॉर यूज करने की, गो टू बिहार या बाउंड फॉर बिहार। तो हम क्या यूज करेंगे? अब फॉर लगा है, ये फॉर किसके साथ लग सकता है? इंटेंड के साथ फॉर लगता नहीं, रनिंग फॉर लगेगा नहीं, बाउंड के साथ ही फॉर लग सकता है, गोइंग के बाद टू लगता है, फॉर लगता नहीं। तो एक ही ऑप्शन आया ना आपका सी वाला। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा सी। यहाँ भी हमें ग्रामर की हेल्प मिली कि फॉर इन तीनों चारों में से केवल एक ही है जिसके साथ फॉर लग सकता है, तो चौथे का सी हुआ, ठीक। यहाँ देखो कंटेक्स्ट और ग्रामर दोनों, एक तो कंटेक्स्ट क्या था? जाने का सेंस था, जाने के सेंस में गो और बाउंड दो चीज़ें लगती हैं। गो के बाद टू लगा, बाउंड के साथ फार लगा, फार लगा हुआ था इसलिए हमने उसको बाउंड के ऑप्शन को ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है द पैसेंजर्स वेटेड डैश फॉर लोकल ट्रेन टू अराइव। अब देखो वेट के साथ फार लगता ही लगता है, दोनों दे दिया है, तो इसका मतलब बीच में क्या दिया होगा? बीच में मैनर लिखा होगा कि जो पैसेंजर थे वो ट्रेन का बहुत ही डैश पूर्वक इंतज़ार कर रहे थे। तो धैर्यपूर्वक इंतज़ार करेंगे, जल्दबाजी पूर्वक हेस्टली होगा नहीं।
पेशेंटली इंतज़ार करेंगे, कंसिडरेबली पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा। तो यहाँ अमाउंट लगना नहीं है, और मीकली मतलब दब्बूपन से, क्या कहते हैं, डरपोक ढंग से। तो यहाँ डरपोक ढंग का, ट्रेन के इंतज़ार करने में कौन डरपोक और बहादुरी की बात हो जाती है। तो ये होता है धैर्यपूर्वक इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन क्या होगा 5वें का बी, पेशेंटली लगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रिया हैज़ अ वेरी डैश नेचर। प्रिया का एक बहुत डैश नेचर है। कैसा नेचर है, आगे लिखा होगा। इसकी वजह से डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से भी वो आर्थिक सहायता नहीं लेती है, इतना डैश नेचर की है वो लड़की। तो किस नेचर की होगी बताओ, इंडिपेंडेंट नेचर की होगी, बिल्कुल, कंटेक्स्ट भी सही है और ग्रामर भी ठीक है। बायस्ड नेचर का मतलब पक्षपातपूर्ण है, तो यहाँ पे पक्षपातपूर्ण का कोई कंटेक्स्ट नहीं है। इम्पार्शियल का मतलब बिना भेदभाव के, यहाँ भी सेंस नहीं है। डिसइंटरेस्टेड में जिसमें हमारी रुचि ना हो, ये भी नहीं है। तो कंटेक्स्ट में ये तीनों नहीं है। जो भाव है वो है आत्मनिर्भर टाइप की है, इंडिपेंडेंट टाइप की है, और वो अपने पेरेंट्स से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेती है। एक ही ऑप्शन है जो कंटेक्स्ट और ग्रामर दोनों में ठीक है। ठीक है, चलिए एडजेक्टिव की ज़रूरत थी, वो हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टुडे यू मे नॉट डैश व्हाट यू हियर। चलिए यहाँ मे नॉट में मॉडल वर्ब लगी है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो ये चारों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ग्रामर से कोई हेल्प नहीं मिली। ठीक है, आगे कहना है कि व्हाट यू हियर मतलब आप जो सुनेंगे आपको उसको डैश कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट दैट इज़ द ट्रूथ, पर ये सच्चाई है। एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, पर इसको और उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि आज जो आप सुनेंगे, ठीक है, आज जो आप सुनेंगे उसे आप डैश करें या ना करें, पर ये सच्चाई है और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे कंटेक्स्ट में, ऐसे रेफरेंस में हम क्या लगा सकते हैं कि आज जो आप सुनेंगे हो सकता है आप उसको एंजॉय ना करें, पर मानना पड़ेगा, या आप उसे पसंद करें ना करें, मानना पड़ेगा। रिप्लाई करें ना करें, आंसर करें ना करें, पसंद क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रिप्लाई और आंसर का तो आ नहीं रहा। अब आ जाओ एंजॉय और लाइक में। आज आप जो सुनेंगे उसको एंजॉय करें या ना करें, पर वो सच है। तो एंजॉय करें ना करें या पसंद करें ना करें, इन दोनों में जो कंपटीशन हुआ उसमें लाइक का वेटेज ज़्यादा है। मतलब एंजॉय करीब 40 ग्राम सही हो रही है और लाइक जो है वो करीब 60 ग्राम सही हो रही है। तो 40% वेटेज एंजॉय को है, 60% वेटेज लाइक को है। कभी कभी ऐसे दो वर्ड आपके सामने आ जाएंगे कि जो ठीक दोनों लगेंगे। अब देखना होगा कि उसमें से कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा। ग्रामेटिकली एंजॉय और लाइक दोनों फिट हैं, लेकिन कंटेक्स्ट में जो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, जो ज़्यादा बढ़िया वर्ड है, वो कौन सा है, लाइक का है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। आप कह सकते हैं कि ए क्यों नहीं होगा, ए भी हो सकता है, वो भी अच्छा है, लेकिन लाइक जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, वो बेहतर है, बेटर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में लाइक लगाइएगा जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन फंस जाए सामना। तो आप देखिएगा कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हिज वॉइस वाज, उसकी आवाज़। आगे लिखा है डैश बाय द साउंड ऑफ हेलीकॉप्टर। बाय द साउंड तो इसका मतलब पैसिव वॉइस, वाज के साथ यहाँ क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। 1 2 3 4 सब की सब थर्ड फॉर्म में है। ग्रामर का काम ख़त्म हो गया। अब कंटेक्स्ट में आओ। ग्रामर में तो ज़्यादा सब ठीक ही ठाक है, कंटेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा। तो एक आदमी की आवाज़ थी, एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ थी। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ के सामने आदमी की आवाज़ दब जाती है। तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने आदमी की आवाज़ को दबा दिया। इसके लिए क्या करोगे आप, ड्रॉन का मतलब तो होता है खींच के निकालना, ये कंटेक्स्ट में गलत हो गया। ड्राइव का मतलब चलाना होता है, तो आदमी की आवाज़ हेलीकॉप्टर की आवाज़ द्वारा चलाई गई, ये भी नहीं होगा। ड्रोन्ड का मतलब क्या हुआ, आदमी की आवाज़ को हेलीकॉप्टर की आवाज़ ने दबा दिया, ड्रोन कर दिया, ये ठीक है। और डाउन्ड होगा नहीं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट में कौन सी मीनिंग ठीक आ रही है, ड्रोन की मीनिंग सही आ रही है, बाकी सबकी ग्रामर ठीक है, कंटेक्स्ट गलत है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है कि द फर्स्ट वैन वाज सेंट, पहली जो वैन थी वो भेजी गई थी एज अ डैश टू मिसलीड द ठग्स। ठग समझ रहे हो ना। तो ठगों को मिसलीड करने के लिए एक डैश के रूप में भेजा गया था पहली वैन को। तो किस रूप में,
एज अ परसुएशन, एज अ टेम्पटेशन, एज अ डिटर्मिनेशन या एज अ डेक्वाय। तो 9 में क्या होता है, डेक्वाय का मतलब होता है चारा या झांसा। तो ठगों को फंसाने के लिए एक चारे के रूप में उस वैन को भेजा गया था। तो डेक्वाय ही सबसे सुटेबल है, क्योंकि यहाँ किसी को फंसाने के चारे के रूप में ये तीनों वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं। किसी को फंसाने के लिए चारे के रूप में डेक्वाय यूज़ किया जाता है। तो कंटेक्स्ट में जो 9th का डी है यही सबसे सुटेबल है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट का बहुत ध्यान रखिएगा भाई, कंटेक्स्ट से ही सारे आंसर देखो ठीक हो रहे हैं, वरना ग्रामर तो लगभग सबकी ठीक ही दी जा रही है। अ माइक्रो मैनेजर फ्रिक्वेंटली डिमांड्स, अब देखो अ माइक्रो मैनेजर फ्रिक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड रिपोर्ट और अपडेट की करता है। लीविंग लिटिल रूम, कोई स्कोप नहीं छोड़ता अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए टू टेक डैश ऑन देयर ओन, अपने आप से डैश लेने के लिए उन्हें कुछ छोड़ता नहीं है। तो टेक के बाद क्या लगाएंगे हमें, टू टेक, टेक के बाद हमें क्या लगाना है, नाउन लगाना है। तो क्या लेते हैं ये लोग, डिसीजन लेते हैं कि डिक्री लेते हैं कि वर्डिक्ट लेते हैं कि रिजल्ट लेते हैं। तो रिजल्ट टेक नहीं, टेक रिजल्ट नहीं होता, टेक वर्डिक्ट होता है, लेकिन ये कोर्ट के फैसले को कहते हैं, डिक्री कोर्ट का फैसला होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ सबसे सुटेबल क्या है, ग्रामर तो सबकी ठीक है, और जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, टेक के बाद डिसीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यही है, हम लोग डिसीजन टेक करते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए टेक नहीं लगता। टेक डिक्री टेक वर्डिक्ट नहीं होता, गिव डिक्री गिव वर्डिक्ट होता है, या प्रोनाउंस डिक्री होता है, प्रोनाउंस वर्डिक्ट होता है, और डिक्लेयर रिजल्ट होता है। टेक के साथ केवल डिसीजन लगा सकते हैं, एक बात। दूसरा ये है कि कंटेक्स्ट भी डिसीजन के ही फेवर में जा रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि डिस्पाइट देयर डैश इम्पर्सनल रूल्स, ठीक है ना, दैट अप्लाई टू ऑल आर एसेंशियल इन लार्ज सिस्टम्स। अब देखो यहाँ पर एक स्टॉप लेना पड़ेगा, डिस्पाइट देयर डैश, डिस्पाइट देयर डैश, डिस्पाइट का मतलब हुआ के बावजूद, अपनी डैश चीज़ के बावजूद। तो अपनी डैश चीज़ के बावजूद, इसमें क्या होगा, पहले निगेटिव हो जाएगा तो बाद में पॉजिटिव होगा, अगर पहले पॉजिटिव होगा तो बाद में निगेटिव हो जाएगा। अब बाद में क्या कह रहे हैं कि इम्पर्सनल रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल आर एसेंशियल, ये ज़रूरी हैं। तो बाद में अगर ज़रूरी हैं तो पहले में क्या करेंगे, कुछ निगेटिव बात ले आएंगे, कुछ कमी दिखाएंगे। ठीक है, इंस्पाइट वाले में यही, डिस्पाइट और इंस्पाइट में यही कम्बिनेशन होता है, पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, और पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। बाद में एसेंशियल कह रहे हैं तो पहले कुछ कमी दिखाएंगे। तो देखिए पहले कमी क्या है, लिमिटेशंस, हाँ ये निगेटिव वर्ड है, ये ठीक कर लेंगे। सपोर्ट पॉजिटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। बेनिफिट पॉजिटिव वर्ड है, नहीं होगा। एडवांटेज पॉजिटिव वर्ड है, नहीं होगा। यही लिमिटेशंस, यही निगेटिव वर्ड है। आप फिट करके देख लो, कंटेक्स्ट में तो ये ठीक हो रहा है। डिस्पाइट देयर लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशंस के बावजूद जो इम्पर्सनल रूल्स हैं उनको हर सिस्टम में लागू करना ज़रूरी है। तो ठीक है, ज़रूरी है, हालांकि इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं लेकिन ये ज़रूरी हैं। तो सुटेबल वही वाला ए वाला ऑप्शन ही आया इसमें। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको जो हम सेट करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन वाले, उसमें ये 12 तक आपको मिले होंगे। 12 के बाद अब सब नए नए हो जाएंगे। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द ओल्ड बिल्डिंग वाज डैश बाय द अथॉरिटीज़। ठीक है ना, तो जो ओल्ड बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग, बाय द अथॉरिटीज़ है। बाय द अथॉरिटीज़ का मतलब ये पैसिव वॉइस का एजेंट हो गया, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो पुल्ड 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 चारों में लगा हुआ है, ग्रामर से कोई हेल्प नहीं मिली इसमें। ठीक है, तो वाज के साथ अब यहाँ बिल्डिंग को अथॉरिटीज़ ने, ओल्ड बिल्डिंग को अथॉरिटीज़ ने क्या दिया, ढहा दिया या गिरा दिया। तो ढहा या गिरा देने के सेंस में हमें वर्ड यूज करना है, कंटेक्स्ट यही है। अब देखें किसका कंटेक्स्ट ज़्यादा सूटेबल आ रहा है। देखो एक है पुल्ड ऑफ, OFF वाला। तो पुल्ड ऑफ का मतलब होता है मुश्किलों के बावजूद सफलतापूर्वक प्रयास करना। पुल्ड ऑफ का मतलब कठिनाइयों के बावजूद सफलतापूर्वक प्रयास करना। और पुल्ड अप का मतलब क्या होता है, पुल्ड अप का मतलब होता है किसी और को जिम्मेदार ठहराना। और पुल्ड थ्रू, तो पुल्ड थ्रू का मतलब होता है कि मुश्किलों को सफलतापूर्वक झेल लेना
ये कठिनाइयों को सफलतापूर्वक झेल लेना है। तो यहाँ कहीं तीनों में भी कठिनाइयों को सफलतापूर्वक झेलने की बात नहीं है। और पुल डाउन का मतलब होता है कोई पुरानी बिल्डिंग वगैरह है उसको गिरा देना, ढहा देना। तो ये कंटेक्स्ट में कौन सा सही आ रहा है? डी वाला आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब आया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिस पार्ट ऑफ द सी डैश विद स्टार्क्स। तो एक तो ये करना है आपको कि ऐसा वर्ड यूज करेंगे जिसमें विद लगेगा, और दूसरा भरे हुए के सेंस में यूज करेंगे। समुद्र का ये पार्ट शार्क से भरा हुआ है, तो आप या तो फुल ऑफ लगाएं, और फुल ऑफ के सेंस में एक वर्ड यूज किया जाता है टीम विद। ठीक, या तो कहो फुल ऑफ या तो कहो टीम विद। और यहाँ लिखा है विद, तो फुल ऑफ तो लगाना नहीं है, फिर क्या लगाना है? आपके पास ऑप्शन यही मिलेगा टीम विद का। क्लियर हो गया? तो से भरा हुआ इस सेंस में सफिसेस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, क्राउड्स के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, एक्सपेंड्स के बाद नहीं लगता, केवल यही टीम है जिसके साथ हमें विद लगा सकते हो। तो ये ग्रामर से हमारा मामला हल हुआ, क्योंकि कंटेक्स्ट में ए भी सही था, डी भी सही था, और ग्रामर लगाए तो केवल डी सही हुआ क्योंकि ए वाले के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। क्लियर हो गई बात? इसको कैसे सॉल्व किया? इसमें ग्रामर और कंटेक्स्ट दोनों यूज किया गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि इट इज़ डैश टू सी सो मेनी ऑफ आवर फेलो इंडियंस हेल्प द माइग्रेंट्स इन देयर स्ट्रगल टू गो होम। ठीक है। तो जब किसी को अपने गांव जाने, अपने देश जाने में संघर्ष में कोई मदद करता है तो ये देखकर कैसा अच्छा लगता है? कैसा लगता है? एनकरेजिंग, अच्छा लगेगा। तो सेवरिंग तो होगा नहीं, सेवरिंग बचाने वाला, रीयूनाइटिंग या रिलेसिंग। तो आपको लगाना क्या है यहाँ पर? फीलिंग लगानी है। फीलिंग लगाने के लिए क्या लगाओगे? हार्टेनिंग लगाओगे। हार्टेनिंग का मतलब क्या होता है? एनकरेजिंग, कोई ऐसी चीज़ जिसे देखकर मन को अच्छा लगे, प्रोत्साहन मिले। अब यही एनकरेज ही तो होगा जब कोई किसी आदमी को घर जाने या गांव जाने में स्ट्रगल करने में जो हेल्प कर रहा हो, मदद कर रहा हो, वो हमको एनकरेज करता है, वो हमारा उत्साह बढ़ाता है कि हम इस तरह के काम को करें। तो एनकरेजिंग के सेंस में यहाँ पर केवल एक वर्ड आ सकता है, वो है हार्टेनिंग। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया 14। अब चलिए आप 15 पर। तो 15 में क्या है? देखिए, द माइग्रेंट क्राइसिस। माइग्रेंट क्राइसिस का मतलब क्या हुआ? जब लोग एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जा रहे होते हैं। तो माइग्रेंट क्राइसिस लेड सेवरल स्टेट्स, इसने कई राज्यों को, कई स्टेट्स को इस ओर ले गया। किस ओर ले गया? डैश टू डैश एग्जिस्टिंग लेबर लॉज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। उनकी कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट के लिए, सुधार लाने के लिए लेबर लॉ में क्या करना था। तो आप जानते हो कि किसी लॉ वगैरह में या कोई कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में क्या किया जाता है। तो लेबर, उनकी स्थिति सुधारने के लिए इसमें चेंज किया जाएगा या इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, या कानून वगैरह में सुधार के लिए हम लोग ज़्यादा सुटेबल वर्ड क्या यूज करते हैं? अमेंड किया जाता है जब संशोधन वगैरह कानून वगैरह में होता है। तो कंटेक्स्ट किसका है? कंटेक्स्ट है अमेंड का। ठीक है। अब अबंडन तो और इनिशिएट तो लगेगा ही नहीं क्योंकि एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है। तो एग्जिस्टिंग लेबर लॉ है तो जो पहले से ही है उसको आप इनिशिएट नहीं करेंगे, अबंडन नहीं करेंगे। अमेंड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग लिखने के नाते इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोड्यूस नए का होता है, पुराने का नहीं। एग्जिस्टिंग ना लिखा होता तो इंट्रोड्यूस लेबर लॉ ठीक हो जाता। समझ में आ गई बात? अब हमें क्या है कि उसमें अमेंड करने के सिवा और कोई चारा नहीं है, आपको अमेंड ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 16। सविता वाज क्राइंग डैश, ये रोने का ढंग हो गया। क्यों? एज सी फेल्ट दैट हर वर्ल्ड हैड फॉलन। ठीक है ना, अपार्ट ड्यू टू द एक्सीडेंट। मतलब वो एक्सीडेंट की वजह से उसकी दुनिया बर्बाद हो गई, एक्सीडेंट की वजह से उसकी दुनिया लुट गई। अब ऐसा अगर होगा किसी के साथ तो वो कैसा रो रहा होगा? अब आप अंदाज़ा लगाओ, वो माइल्डली रो रहा होगा कि बिटरली रो रहा होगा कि हार्डली रो रहा होगा कि डेफिनेटली रो रहा होगा।
देखो माइल्डली तो रोएगा नहीं और हार्डली नहीं रोएगा। हार्डली मतलब शायद ही रोए, जिसकी दुनिया लुट गई वो ज़ोर ज़ोर से रोएगा, हार्डली तो रोएगा नहीं। तो ए और सी तो नहीं हो सकते। अब ये बताओ कि डेफिनेटली रोएगा या बिटरली रोएगा। तो बिटरली मतलब ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से रो रहा है। तो यहाँ निश्चितता की बात नहीं है, यहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने का कंटेक्स्ट है। देखो यही चीज़ देखी जाती है यहाँ पे। कंटेक्स्ट क्या है कि एक्सीडेंट के बाद उसको लगा कि उसकी दुनिया लुट गई, उसकी दुनिया बर्बाद हो गई, तो आदमी ज़ोर ज़ोर से रोएगा। फिर यहाँ बिटरली का सेंस लेना चाहिए, ठीक है। हालांकि डेफिनेटली ग्रामेटिकली ठीक आ जाएगा, लेकिन कंटेक्स्ट में बिटरली ज़्यादा सूटेबल है उसकी अपेक्षा, ठीक है। आ जाओ 17 पे। 17 पे लिखा है यू डोंट यूजुअली डिस्कस मनी विद फ्रेंड्स। तो आप दोस्तों के साथ पैसे की बात नहीं करते हैं, क्यों? बिकॉज इट मे डैश द रिलेशनशिप निगेटिवली। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों के बीच में पैसे की बात करेंगे तो ये उनके रिश्तों को निगेटिवली क्या करेगी? निगेटिवली इम्प्रूव करेगी कि इफ़ेक्ट करेगी, स्ट्रेंथन करेगी कि अफेक्ट करेगी? तो इम्प्रूव नहीं करेगी। निगेटिवली में इम्प्रूव और स्ट्रेंथन तो लगेगा नहीं, ये निगेटिवली के साथ में। अब बची बात इफ़ेक्ट की और अफेक्ट की। तो इफ़ेक्ट बच्चा क्या है? नाउन है, और अफेक्ट क्या है? वर्ब है। यहाँ ग्रामर लग गई। तो मे, यहाँ मे लगी है, मे के बाद हमें क्या लगानी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगाएंगे? अफेक्ट लगाएंगे। भूल कर भी इफ़ेक्ट मत लगा देना, क्योंकि इफ़ेक्ट नाउन है, अफेक्ट वर्ब है, लगेगी यही। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। निगेटिवली के साथ ये दोनों नहीं लगेंगे। क्लियर हो गई बात? 17 क्यों नहीं हुआ? थोड़ी ग्रामर और थोड़ी कंटेक्स्ट, ठीक है ना। अब आ जाओ आई एम डैश ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है ना। तो अब देखना है कि इसमें आर्म्ड फोर्सेज में सेना ज्वाइन करने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ, बड़ा उतावला हूँ। तो उतावले के सेंस में यहाँ कंटेक्स्ट किसका किसका हो सकता है? उतावले के सेंस में इंटरेस्टेड भी हो सकता है, डिजायरस भी आ सकता है, ईगर भी आ सकता है, कीन भी आ सकता है। यहाँ कंटेक्स्ट तो सबका ठीक है भाई, ठीक, कंटेक्स्ट सबका ठीक है। अब इससे कोई काम नहीं बनेगा, अब ग्रामर देखनी है। कीन के बाद क्या लगता है? टू। ईगर के बाद क्या लगता है? टू। डिजायरस के बाद क्या लगता है? ऑफ। इंटरेस्टेड के बाद क्या लगता है? इन। और ये क्या लगा है? ऑफ लगा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, ठीक है ना। कैसे निकाला इसमें से? ये तरीका होता है भाई, ऐसे सॉल्व किया जाता है। आप कंटेक्स्ट और ग्रामर दोनों का ध्यान रखिए। कहीं कहीं ग्रामर एकदम ठीक मिलेगी, कंटेक्स्ट पकड़ना होगा। कहीं कंटेक्स्ट एकदम ठीक लगेगा, ग्रामर, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ग्रामर के बलबूते पर किया, ठीक है। तो ये थे हमारे 18 क्वेश्चन। हम हाफ पर आ चुके हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चंस और बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द हेडमास्टर डैश ऑन। अब ये ऑन पर ध्यान रखिएगा। ऑन द स्टेज एंड गेव अ शॉर्ट स्पीच, ठीक है। तो देखना है, ये ऑन का ध्यान रखिएगा, किसके बाद ऑन लगना है। इससे काफ़ी हद तक काम बन जाता है। प्रेस्क्राइब्ड के बाद ऑन नहीं लगता तो ये लगेगी ही नहीं, ठीक है। इसी तरह से काम बनता है हम लोगों का 19 में, ठीक है। तो अब रिमेंबर्ड के बाद भी ऑन नहीं लगता, रिमेंबर। डिलाइटेड के बाद भी ऑन नहीं लगता, फिर क्या लगेगा? अपीयर्ड के बाद ऑन लग जाता है, ठीक है। आपका आंसर डी हो गया। ग्रामर से तो ये हो गया। कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हेडमास्टर डैश ऑन द स्टेज, ये हो गया। स्टेज पर हम क्या करेंगे? और गेव अ शॉर्ट स्पीच, तो स्टेज पर आए और उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। तो स्टेज पर आए के लिए प्रेस्क्राइब, रिमेंबर, ये सब तो आएगा नहीं ना स्टेज पर आने के लिए, ये लगेगा नहीं, ठीक है। अगर डिलाइटेड की जगह असेंडेड लिखा होता, असेंड, ये हो सकता था। अगर ये लिखा होता तो हो जाता, नहीं तो फिर अपीयर्ड ऑन द स्टेज, ये हो गया, स्टेज पर आए, ठीक है। ग्रामर कंटेक्स्ट दोनों में डी ही आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। हैव यू थॉट अबाउट द डैश ऑफ द रिसेंट डिसीजन यू टुक। तो इन्होंने कहा कि हैव यू थॉट अबाउट, क्या आपने सोचा है? द डैश ऑफ रिसेंट डिसीजन यू टेक, आपने जो हाल ही में डिसीजन लिया है, क्या आपने उसकी डैश चीज़ के बारे में सोचा है? तो अब जो आप डिसीजन लेते हैं, डिसीजंस की क्या चीज़ होती है? डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस होता है, ये ठीक है। डिसीजन का कॉम्प्लेक्सेस नहीं, कॉम्प्लेक्सिटीज होता। डिसीजन के कंसर्न नहीं होते।
डिसीजन का कंक्लूजन नहीं होता है। तो डिसीजन का क्या होता है, हमारे डिसीजन का कंसिक्वेंस होता है, डिसीजन का रिजल्ट होता है। इस निर्णय का परिणाम आपने सोचा है तो रिजल्ट की बात करेंगे ना, कॉम्प्लेक्सेस नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन क्या होगा आपका ए, कंटेक्स्ट देखा जा रहा है। तो कंटेक्स्ट में, डिसीजन के कंटेक्स्ट में यही कॉन्सिक्वेंस ही सबसे सुटेबल ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़िए 21 पे आ जाते हैं। और 21 कह रहा है कि द काइट वाज स्टक, पतंग अटक गई, सो हाई, इतना ऊंचे पेड़ पर कि इट वाज डैश द रीच ऑफ द बॉयज़, कि ये बच्चों की पहुंच के बाहर थी। ठीक, पतंग इतने ऊपर पेड़ पर अटकी थी, फंसी थी कि वो बच्चों की पकड़ के बच्चों की पहुंच के बाहर थी। तो क्या करोगे, किसी की पहुंच के बाहर होने के लिए बिलो होगा नहीं, बीनीथ पहुंच होगा नहीं, बियॉन्ड होगा, बियॉन्ड द रीच, और बिसाइड द रीच नहीं होगा। तो कंटेक्स्ट क्या है, उनकी पहुंच के बाहर थी, मतलब बियॉन्ड देयर रीच, ये हो गया। तो ऑप्शन सी हो गया इसका। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या कह रहा है कि अ गुड टीचर इज़ वन, एक अच्छा टीचर वो होता है हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ डैश वे। तो अच्छा टीचर किसको कहते हो, जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को इजी वे में समझा देता है। तो कॉम्प्लेक्स को इजी वे में समझा देता है। अब इजी वे में यहाँ आ जाओ, लेंथी तो होगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, राउंड अबाउट गोल मटोल हो जाएगा, ये लगेगा नहीं, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब भटका हुआ, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इजी तो नहीं दिया, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, स्ट्रेट फॉरवर्ड के मतलब होता है एकदम सीधे सपाट लहजे में जो समझा दे वो। ठीक, तो जो हम लोगों ने आंसर उस समय निकाला था इजी वे में समझा दे, वो वर्ड इजी तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता उसी कंटेक्स्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड सुटेबल आ गया, क्योंकि बाकी तीनों बिल्कुल सुटेबल नहीं थे। अगर यहाँ इजी भी दिया होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हटा के इजी हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, तो अवेलेबल ऑप्शन में जो बेस्ट है वो आप लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आ रहा है, जो आपके दिमाग में है वही आपको मिल भी जाए। जो अवेलेबल ऑप्शन है उसी में से बेस्ट लीजिएगा। ठीक है, यही तरीका होता है, ये नहीं कि आपके सपनों का नहीं मिला तो हम नहीं हैं। ठीक, चलो अगला करते हैं। द प्रिजनर वाज वेरी अपसेट। ठीक, प्रिजनर वाज वेरी अपसेट एंड एंग्री, ये तो प्रिजनर की मेंटल स्टेट हो गई। एंड देयर वाज डैश इन हर वॉइस, अब उसकी आवाज़ में क्या होगी, अब साफ दो, साफ देखो। पहले का कंटेक्स्ट क्या है, वो अपसेट और एंग्री है, तो उसकी आवाज़ में क्या होगी, थिकनेस होगी कि बिटरनेस होगी कि स्टिलनेस होगी कि ईगरनेस होगी। जाहिर सी बात है बिटरनेस होगी। अगर वो अपसेट है और एंग्री है तो आवाज़ क्या होगी, आवाज़ में बिटरनेस होगी। तो कंटेक्स्ट क्या है, बिटरनेस का, आवाज़ में कड़वाहट होगी, जो बोल रहा होगा कड़वा बोल रहा होगा, गालियाँ बक रहा होगा लोगों को। तो क्वेश्चन 23 का क्या हो गया, बी हो गया। तो कुछ तो ऐसे ही पकड़ में आ जाते हैं भाई, इनमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। आ जाओ 24 देखते हैं। विद अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ, ही कुड डैश ओनली 2 टिकट्स, उसको केवल 2 टिकट मिले। जाहिर सी बात है, तो यही हुआ ना, यहाँ पे 2 टिकट मिलने की बात हुई, 2 टिकट पाया। फॉर द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू रांची, अब ये सब गोली मारो खाली होगा, बड़ी मुश्किल के बाद उसको 2 टिकट मिले। तो अब एक वर्ड दिया है प्रोक्योर, एक है अटेन, एक है इनकर, एक है गेन। अब टिकट प्राप्त करने के सेंस में इन चारों में से कौन ज़्यादा सुटेबल लगा सकते हो 24 वाले में। ठीक है ना, तो देखो प्रोक्योर की मीनिंग क्या होती है, खरीदना। ठीक, प्रोक्योर की मीनिंग क्या हो गई, खरीदना हो गया। ठीक है, और जो इनकर है, इनकर की मीनिंग क्या होती है, लाभ या फ़ायदा नुकसान होना, लाभ या हानि होना। ठीक है, तो ये बताओ कि इतनी मुश्किल के बाद वो 2 टिकट लाभ या हानि कर पाया, ये तो होगा नहीं। अटेन कोई उपलब्धि वगैरह, कोई लक्ष्य वगैरह अटेन किया जाता है। गेन कोई प्रॉफिट वगैरह गेन किया जाता है। तो टिकट खरीदा जाता है भाई। ठीक है ना, तो टिकट खरीदा जाता है। यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन इन चारों में से क्या होगा, प्रोक्योर कर पाया। ठीक, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहे हैं 25 में, इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने, द प्राइस ऑफ ऑयल हैज़ डैश सेवरल टाइम्स, पिछले महीने तेल का दाम कई गुना या तो घट गया या तो बढ़ गया, 2 में एक ही चीज़ हो गई। और घट जाना आजकल हो नहीं रहा है, बढ़ जाना ही हो रहा है। तो तेल का दाम कई गुना क्या हो गया। ठीक, अब ऑप्शन देखो, फ्लैक्चुएट किया, फ्लम्बल किया, या फिर फल्टर किया, या फेल किया। ठीक है, तो 25वें में आप क्या लगाना चाहोगे।
फंबल का मतलब क्या होता है? फंबल और फाल्टर दोनों का मतलब होता है लड़खड़ाना। इन दोनों का मतलब क्या होता है? तेल का दाम लड़खड़ाया। अब तेल का दाम लड़खड़ा नहीं रहा है भैया, क्या कर रहा है? तेल के दाम क्या होते हैं? प्राइस वगैरह फ्लैक्चुएट करते हैं, फेल का कोई सेंस नहीं है। बात समझ में आ गई? बिजली है, किसी के दाम वगैरह हैं तेल वगैरह के, जब जो कभी घटता कभी भी घटता, कभी घटता कभी बढ़ता, कभी घटता कभी बढ़ता है, तो उसको हम लोग फ्लैक्चुएट कहते हैं। तो तेल का दाम फ्लैक्चुएट किया कई बार, तो ये ए वाला होगा इसमें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? द एयर डैश हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। एयर क्या? एयर चार्ज या एयर रेंट या एयर कॉस्ट या एयर फेयर। तो ये एयर जानते हो क्या होगा? हवाई यात्रा की बात हो रही है एरोप्लेन के लिए। एक खाली केवल एयर हवा में समझिए, ये क्या हो गई? हवाई यात्रा। डैश हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली, मतलब जो हवाई टिकट है, हवाई यात्रा की कीमत है, वो काफ़ी हद तक काफ़ी गुना बढ़ गई है। तो क्या होगा? चार्ज थोड़े ना लगता है, चार्ज और रेंट नहीं है वहाँ पे, केस नहीं। क्या होता है? किराए के लिए क्या करोगे? फेयर, ठीक है ना? किराया, भाड़ा जिसको कहते हो, तो किराया नहीं, क्यों? तो रेंट हो जाता है। रुको ज़रा मैं समझा दूँ इसको। चार्ज होता है जिससे डॉक्टर वगैरह वकील वगैरह की फ़ीस होती है, तो ये फ़ी होता है चार्ज डॉक्टर वकील का। और रेंट क्या होता है? रेंट होता है किराया, ठीक है, मकान वगैरह का लगता है। कॉस्ट किसी चीज़ की कीमत होती है, और फेयर जो होता है वो क्या होता है? किसी चीज़ का भाड़ा, यातायात के साधन का भाड़ा होता है। तो ये गाड़ी मोटर का भाड़ा होता है। यहाँ क्या लगाओगे आप? फेयर यूज करोगे। कंटेक्स्ट यही है ना, यातायात का साधन है तो उसका फेयर होगा, ठीक है। 27 पे आ जाओ। 27 है, द गवर्नमेंट इज मेकिंग एयर बैग्स। एयर बैग कहाँ होते हैं? कारों में होते हैं। दुर्घटना के समय एयर बैग खुल जाते हैं और लोग बच जाते हैं मरने से। तो वही गवर्नमेंट ने एयर बैग को नेसेसरी कर दिया है। गवर्नमेंट है इज़ मेकिंग द एयर बैग्स डैश फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर्स इन ऑल कार। तो फ्रंट सीट के जो पैसेंजर होते हैं, आगे वाली सीट के पैसेंजर, तो उनके लिए कंपलसरी कर रही है ना गवर्नमेंट एयर बैग, उनकी सुरक्षा के लिए। तो इसमें देखो रजिस्टर्ड नहीं लगेगा, ये कंपलसरी का ही सेंस है, सजेस्टेड या टेम्पोरेरी नहीं। तो ये सेंस में कंटेक्स्ट क्या आ रहा है कि किसी भी कार में फ्रंट सीट के पैसेंजर्स के लिए एयर बैग को कंपलसरी करने जा रही है सरकार। तो यहाँ कंटेक्स्ट जो है वो कंपलसरी का है, ठीक है। ग्रामर तो सबकी ठीक है। 28 में आ जाओ। द मदर मंकी पिक्ड अप हर बेबी। मदर मंकी ने बच्चे को उठा लिया। एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, और पेड़ पर चढ़ गई। टू डैश, क्यों चढ़ गई? यहाँ पे पर्पज, क्रूएल्टी के लिए चढ़ जाएगी, एजिलिटी मैंने फुर्तीलापन, या सेफ्टी के लिए चढ़ जाएगी, या एबिलिटी के लिए चढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है सेफ्टी के। बच्चे को उठाया और पेड़ पर चढ़ गई, किस लिए? सेफ्टी के लिए चढ़ गई। क्लियर हो गई बात? 28। अब आ जाओ 29। 29 क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट आर सो कॉल्ड, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स में इनका नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों है? बिकॉज दे डैश कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका नाम जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो दे के बाद दे कंसिस्ट, या दे कोडिफाई, या दे कवर, या दे कंटेन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बोलो? तो 49 में आपको ऑप्शन क्या लग रहा हो? कई लोगों को ए लग रहा होगा, दे कंसिस्ट, ठीक है ना। जिन लोगों को ए लग रहा है वो समझ लीजिए कि कंसिस्ट के बाद ऑफ ज़रूर लगता है, इसलिए कंसिस्ट नहीं लगेगा। अब ये दोनों लगेंगे नहीं, फिर क्या होगा? कंटेन लगेगा। आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। बात समझ में आई ना क्यों होगा ऐसा? ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30? 30 कह रहा है कि एज द प्रिंसिपल वाज बिजी, चूँकि प्रिंसिपल बहुत बिजी थे, थी, सी लगा है। सी डैश अ सीनियर टीचर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। तो प्रिंसिपल बहुत बिजी थी, उन्होंने एक सीनियर टीचर को अपनी जगह पर कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए नियुक्त कर दिया। तो अपनी जगह पर उन्होंने नियुक्त किया है ना उन्होंने, तो डिक्लेयर किया नहीं होगा, रिजर्व किया नहीं होगा, कमिटेड किया नहीं होगा, डेप्यूटेड। तो डेप्यूटेड का मतलब क्या होता है? जिसको कहते हैं ना डिप्टी। डिप्टी का मतलब क्या होता है? जो किसी की जगह पर काम। डिप्टी कमिश्नर का मतलब क्या हो गया? जो कमिश्नर की जगह पर काम कर रहे वो डिप्टी कमिश्नर। तो डेप्यूटेड होता है ना उनकी जगह पर, किसी की जगह पर काम करे, उप कहते हैं ना।
तो वही उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पे डेपुटेड वर्ड ज़्यादा सूटेबल है इन सबों में सबसे ज़्यादा, ठीक है। बाकी डिक्लेयर क्लियर नहीं, ठीक है। काम के लिहाज से देखना है ना, यहाँ जो कंटेक्स्ट है, जो काम है वो उनको डेपुटेड करने का है। आ जाओ 31 क्या कह रहा है, डॉक्टर एंड नर्सेज हु एट ट्रीटिंग, ठीक है ना। तो अरे यार एट की जगह पे होगा हु आर, ठीक है। डॉक्टर एंड नर्सेज हु आर ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट एज लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है ना। वो डॉक्टर और नर्सेज जो कोविड-19 पेशेंट्स को का इलाज कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है लॉन्ग वर्किंग आवर्स को क्या कर पाना। अब ये बताइए, लॉन्ग वर्किंग आवर्स को कॉप कर पाना उनके लिए कठिन होगा ना, समझ में आ गई बात। फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज विद, टू कैरी ऑन तो फॉलो करना होगा, टू कॉप विद एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से निपटना या झेल पाने को क्या कहते हैं, कॉप विद, टू कॉप विद हो जाएगा। और टू सर्विस फॉर ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो 31 का क्या हो गया, सी हो गया हमारा। अगला आ जाओ 32 आ गए। 32 में क्या कह रहे हैं कि एवरीथिंग इन द विलेज वाज ग्रोन ऑर्गेनिकली, गांव में सब कुछ कैसे उगाया गया, ऑर्गेनिकली, ठीक है, केमिकल का यूज़ नहीं किया गया। एज मैंने क्योंकि द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग, क्योंकि जो वहाँ की मेजॉरिटी है लोगों की वो फार्मिंग में लगा हुआ है, फॉर डैश, ठीक है ना, किसके लिए लगा हुआ है, फॉर न्यूट्रिशन, फॉर नरिशमेंट, फॉर मेंटेनेंस या फॉर सब्सटेंस, ठीक है ना। तो किस लिए लगा है वो, 32 में क्या होगा, तो होगा यहाँ सब्सिस्टेंस है, यहाँ पर जो ऑप्शन है एक्चुअली सब्सटेंस, हाँ ठीक है, सब्सटेंस या सब्सिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है अपनी जीविका के लिए लगा है ना वो, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मिलेगा। जहाँ बिजनेस के लिए लगे होंगे, पैसा कमाने फ़ायदे के लिए लगे होंगे, वहाँ ऑर्गेनिक नहीं मिल पाएगा। लेकिन जहाँ लोग जीविका के लिए लगे होते हैं, अपने खाने के लिए, अपने सब्सटेंस के लिए, अपने सब्सिस्टेंस के लिए लगे होते हैं, वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगा, बिना फर्टिलाइज़र का मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे न्यूट्रिशन और नरिशमेंट और मेंटेनेंस नहीं था, यहाँ सबसे सुटेबल क्या था, सब्सिस्टेंस या सब्सटेंस के लिए था, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ, ठीक है। वो सब्सटेंस नहीं एक्चुअली सब्सिस्टेंस था, ठीक है। व्हेन यू स्पीक देयर आर गेस्चर्स, ठीक, जब आप बात करते हैं तो देयर आर गेस्चर्स, जब आप बात करते हैं तो गेस्चर्स भी होता है, बॉडी लैंग्वेज भी होता है, द डैश योर वर्ड्स। तो आपका जो गेस्चर है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके वर्ड्स को क्या करती है, ज़रा बताइए 33 में क्या करती है। तो आपके गेस्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स को अकम्पनी करते हैं, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखिए इसको, थोड़ा सा वो है कम्युनिकेशन का है। जब आप बात करते हैं तो आपके जो गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज हैं वो आपके वर्ड्स को क्या करते हैं, वर्ड्स को अचीव करेंगे नहीं, अकम्प्लिश करेंगे नहीं, अकम्प्लिश मैंने आधे काम को पूरा करा, कंस्ट्रक्ट करेंगे बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे, अकम्पनी, साथ देंगे, ठीक है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर क्या करता है, आपके शब्दों का साथ देता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है भाई, स्कूल्स विल रीस्टार्ट फिजिकल क्लासेस, स्कूल में फिर से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी पार्शियली, और स्टेट्स have dashed their own conditions and procedures to ensure the safety of students। ये कोरोना के बाद वाली बात है, जब कोरोना कुछ कम हो रहा था तो वही 2020 की बात है, जिसमें ये तो बाद में हुआ था, तो उसमें बातें चल रही थी कि कोरोना ख़त्म हुआ तो फिर से क्लासेस शुरू की जाएं। तो वही उसी समय का ये उसी न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो सरकार करे स्कूल्स विल रीस्टार्ट फिजिकल क्लासेस पार्शियली, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे, आधी स्ट्रेंथ बुलाएंगे, और स्टेट्स जो है उनको अपने से प्लान करना पड़ेगा कि उनकी जो कंडीशन और प्रोसीजर होगी सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स को उन्हें खुद प्लान करना पड़ेगा। तो 34 में क्या लगेगा, प्लान करना। स्टेट्स को हैव एडॉप्टेड या एक्सेप्टेड या डिवाइज्ड या इंसिस्टेड देयर ओन कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स। तो ये डिवाइज्ड होगा, किसके लिए लगेगा, ये प्लान्ड। स्टेट्स ने अपने से प्लान किया है बच्चों की सुरक्षा के लिए इंतजाम, एडॉप्ट किया है, ये सब नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो प्लान, डिवाइस्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल है। आ जाओ 35,
आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मैंने कहा था आज 36 कराएंगे और कल 36 कराएंगे, और चलो PDF तो एक बार में भेज दिया है 72 का, लेकिन 36 के 2 सेट लेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ ओपनड मेनी न्यू सेंटर्स, गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं कई नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ट्रेन टू ट्रेन टीचर्स, ये ट्रेन होता है प्रशिक्षण देना, टीचर को प्रशिक्षण देने के लिए। इन कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए, टीचर्स को प्रशिक्षण करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेंटर खोले हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस को डैश करने कैसे लेना है इन लोगों को, इस बात पर बात हो रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस को कैसे ये लोग लें, कैसे ऑटोमेटिकली लें या सर्टेनली लें या इफेक्टिवली लें या होपफुली लें, तो यहाँ मैनर होगा ना ऑनलाइन क्लासेस को अच्छे ढंग से लेने के लिए। तो कंटेक्स्ट किसका अच्छा रहा, इफेक्टिवली का कंटेक्स्ट इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर ग्रामर देखेंगे तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब ग्रामर से चारों एडवर्ब हैं, तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों सही होंगे, लेकिन कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल सी वाला ठीक होगा। ठीक है, आ जाओ, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है। द जेल डैश, द जेल डैश हैव, मतलब यहाँ प्लूरल लगाना पड़ेगा। जेल डैश हैव स्टार्टेड योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस फॉर द इनमेट्स, मतलब क्या हुआ, जेल प्रशासन ने वहाँ पे योगा और मेडिटेशन की क्लासेस शुरू की हैं। तो जेल पीपल होगा या फिर जेल अथॉरिटीज़ होगा, जेल वर्कर्स होगा या जेल रेजिडेंट्स होगा। तो जेल की अथॉरिटीज़, यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, जेल अथॉरिटी, जेलर वगैरह ने या जो सुपरिटेंडेंट वगैरह हो सकते हैं, जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने योगा और मेडिटेशन क्लासेस जेल में शुरू की हैं। तो इसलिए यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, अथॉरिटीज़, और आंसर होगा बी। तो ये रहा हमारा CHSL 2020 का जो फिलर के 72 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से हाफ 36 क्वेश्चन हम लोग आज अभी कर चुके। इसके बाद हम लोग कल करेंगे 37 से लेकर के 72 तक का हाफ पोर्शन। ठीक है, और PDF आप लोगों को इसका पहले ही दिया जा चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने पहले PDF सॉल्व किया होगा, तब इसको कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद ये फुल सेगमेंट के 2 चीज़ें हो गई, एरर और फेलर की। अगला जो आपको फुल सेगमेंट मिलेगा वो इम्प्रूवमेंट का मिलेगा या एंटोनियम सिनोनियम में कुछ आएंगे। ऐसे ही एक एक सेगमेंट, फुल सेगमेंट वाला हम सारे के सारे सेगमेंट कराएंगे। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह और क्लोज टेस्ट वगैरह भी होगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, एक एक करके सारे सेगमेंट देंगे। ठीक है, बीच में इधर थोड़ा गला ख़राब हो गया था तो 2-3 दिन का गैप गया, आवाज़ में फ़र्क तो अभी भी लग रहा होगा आप लोगों को। तो ठीक है, अब ये क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पर इसके हाफ के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।